हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा 12th फिजिक्स अध्याय 3 विद्युत धारा से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केवल एक टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो में, गतिशीलता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम किसे कहते हैं। तो ओम का नियम किसे कहते हैं बच्चों? जर्मनी के एक भौतिकविद थे सर साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध बताया, जिसे हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। उन्होंने क्या बोला बच्चों, याद रखेंगे इसको, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, उसका क्षेत्रफल या उसकी यांत्रिक विकृति न की जाए। यांत्रिक विकृति का मतलब है कि उसको त्रिज्या न बढ़ाई जाए, उसका क्षेत्रफल न बढ़ाया जाए। तो किसी चालक में बहने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। यदि विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। तो उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, बच्चों याद रखेंगे, किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, तो ओम का नियम देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। अगर इसके बीच हम लोगों ने एक विभवांतर लगा दिया, भी विभवांतर लगा दिया, कितना लगा दिया? भी विभवांतर लगा दिया। तो यदि विभवांतर के मान को बढ़ाएंगे, विभवांतर का मतलब समझ रहे हो ना, एक प्लस और एक माइनस, जैसे बैटरी होता है, तो विभवांतर का मान ज़्यादा हो, धारा का मान भी ज़्यादा होगा, ये उन्होंने बताया। लेकिन कंडीशन क्या दिया कि ये जो चालक तार है इसकी लंबाई न बदली जाए, इसका ताप न बदला जाए, मतलब भौतिक अवस्था उसकी ताप, दाब, लंबाई, यांत्रिक विकृति न बदली जाए। तब के कंडीशन में उन्होंने बोला कि भी समानुपाती आई, यानी कि जो विभवांतर होता है या धारा जो होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती में चलता है। और जैसे ही हम लोग इसको हटाते हैं तो एक नियतांक यहाँ पे निकल के आता है आर, और हो जाएगा आई। ये जो है आर, इसे हम लोग एक बोलते हैं समानुपातिक नियतांक। क्या बोलते हैं इसे? समानुपातिक या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस आर को ही बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। इसको आप लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? अभी प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके पहले भी हमने थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में पिछले वाले वीडियो में बताया था, विभवांतर, धारा, प्रतिरोध, तीनों के बारे में हल्का सा डिस्कस किया था। अब इसको आगे आज हम लोग उसको डिटेल में सीखेंगे। ओम के नियम में क्या बोला उन्होंने कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए या परिवर्तित न की जाए, परिवर्तित न की जाए, तो भौतिक अवस्था मतलब समझ में आ गया? भौतिक अवस्था मतलब क्या? ताप हो गया, यांत्रिक विकृति हो गई, यांत्रिक विकृति मतलब जैसे क्षेत्रफल हो गया, ये सब चीजें न बदली जाए, तो परिवर्तित न की जाए, तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से लिख लेंगे इसको, जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा आप अपने नोट्स बना सकते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ये आ गया बच्चों। जैसे हम लोग
उन समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक निकल के आता है, जिसे हम लोग यहाँ पे उसका नाम क्या है, प्रतिरोध। एक नियतांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या, R इक्वल टू V अपान आई। तो एक प्रतिरोध भी यहाँ पे निकल के आ गया कि किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और एक सिंपल परिभाषा प्रतिरोध का क्या होता है, सिंपल परिभाषा क्या होता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट या बाधा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और जो रुकावट या बाधा डालता है उसे प्रतिरोधक बोलते हैं। जैसे किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में जो बाधा डालेगा उसको बोल देते हैं प्रतिरोधक, रजिस्टर। और प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम लोग, रजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया एक परिभाषा। अब आर का मात्रक अगर बोला जाए तो आर का मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक होता है वोल्ट और आई का मात्रक होता है क्या, एम्पियर। आई का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर। धारा को मापने का मात्रक एम्पियर और वोल्ट का इसका हो जाएगा विभवांतर का वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर इसी को बोलते हैं ओम। याद रखेंगे बच्चों, इसी को बोलते हैं ओम। इसको चाहे ऐसा लिखे, चाहे ये सिंबल ऐसा लिखे, चाहे इंग्लिश में लिखिए OHM, ये तीनों एक ही चीजें हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये परीक्षाओं में पूछता भी है। CG बोर्ड में इस साल भी प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक भी पूछा गया था, ओम मीटर होता है। आगे हम लोग सीखेंगे उसको भी। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम बोले कि 1 ओम, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, 1 ओम का प्रतिरोध किसे कहेंगे? तो 1 ओम इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। यानी कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर को 1 वोल्ट हो, लगाया गया विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तथा उसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो उस प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं 1 ओम। यानी किसी चालक में लगाए गए विभवांतर 1 वोल्ट होने पर उसमें बहने वाली धारा यदि 1 एम्पियर है, तो इस में जो बाधा उत्पन्न होगा, जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उसे हम लोग बोलते हैं 1 ओम। क्या बोलते हैं उसे, 1 ओम। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उस चालक में बहने वाली धारा का मान यदि 1 एम्पियर है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। वीडियो को रोक के पॉज करके आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र देखते हैं। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र कैसे, किसी भी राशि का विमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके मात्रक से। अब मात्रक देखिए, हम देखते हैं कि प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अभी हमने देखा था V अपान आई। V का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। तो हमको विमीय सूत्र निकालने के लिए मूल मात्रक को बदलना पड़ेगा। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। आप लोग पढ़े हैं 11वीं में, नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे तो हमारे वीडियो जाके देख लेंगे। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक इसी चैनल पे 11वीं वाले लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाके 11वीं वाला खोल के अध्याय 1, 2 आप देख सकते हैं उसको आराम से। तो प्रतिरोध, अब वोल्ट, और वोल्ट मतलब क्या, विभव मतलब क्या, W अपान Q आपको पढ़ा चुका हूँ, Q0। और I का हमको पता है एम्पियर, और एम्पियर मूल राशि ही है और मूल मात्रक है, सॉरी क्या है, एम्पियर मूल मात्रक है। अब W, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, W अपान Q0 इंटू आई। अब W मतलब क्या, वर्क। वर्क को भी हम लोग कन्वर्ट कर देना है। वर्क का हमको पता है विमीय सूत्र क्या होता है, ML2T-2। ये आपको पता है या नहीं पता है? तो वर्क मतलब बल गुणे विस्थापन, ML। देखो बल का क्या होता है, ML_T-2। उसमें विस्थापन गुणा कर दो तो ये KL और आ जाएगा, तो ML2T-2 आप निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र का भी वीडियो मैंने 11वीं बना के रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। अब Q0 का मात्र आवेश का, आवेश कोई मूल राशि भी नहीं है और उसका मात्रक कूलाम है। चूंकि कूलाम कोई मूल मात्रक नहीं है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें,
हमको पता है कि आई इक्वल टू होता है क्यू बटे टी, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई और टी। अब हमें देखिए क्यू का मान किस में कन्वर्ट हो गया, धारा और समय में। अब धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो हमको कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यू की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग आई इंटू टी, तो आई हो जाएगा आई और आई हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे एम एल टू टी माइनस टू किसका था, वर्क का था, और धारा का क्या होता है एम्पियर, एम्पियर को लिखते हैं ए, तो दो आई स्क्वायर है तो एम्पियर का स्क्वायर, टी मतलब समय, और समय को लेते हैं हम लोग कैपिटल टी से बीमी सूत्र में। अब इसको जब लोग हम लोग हल करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करिए, एम एल टू टी यहाँ पे -2 है, एक ऊपर जाएगा तो टी -3 हो जाएगा, और ए की खाते -2। बच्चों ये जो सूत्र मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतिरोध का और प्रतिरोध का विमीय सूत्र या वोल्टेज का विमीय सूत्र या विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, ये अक्सर परीक्षा में 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे 1 नंबर का शॉर्ट आंसर हो। बात समझ में आ गया, तो ऐसे निकालते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और है बच्चों, उसको मैं बता देता हूँ जल्दी से। ये तो हमने जैसे लिए ओम का नियम। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चालक ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और कुछ चालक ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करेंगे, या ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमी प्रतिरोध कहलाएगा, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे, चूंकि V और I समानुपाती है, तो R का मान जो आ रहा है V/I, अगर इसके बीच हम लोग एक ग्राफ खींचे बच्चों, एक ग्राफ खींचे, इधर ले लें V और इधर ले लें क्या I, तो एक सीधी रेखा आती है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन आता है। इसी के स्लोप को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस R। ये अगर किसी भी चालक में बहने वाली धारा और विभवांतर के बीच के हम लोग ग्राफ बनाएं, अगर वो ग्राफ सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, तो उससे हम लोग बोल देंगे कि ये जो प्रतिरोध है ये ओमी प्रतिरोध है। ये जो ढाल आ रहा है, जो एक सरल रेखा में आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ओमी प्रतिरोध। यदि ऐसा नहीं आता है, यदि हम लोग V और I के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, V और I के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, तो अगर ये इस प्रकार से आ रहा है या ऐसे आ जा रहा है, तो ये यहाँ तक तो ओमी है, इधर अनोमी हो गया। इसमें एक वक्र, अलग वक्र आ रहा है, इसे हम लोग, इस वक्र को बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सा, अनओमीय प्रतिरोध। ये चालकों पर निर्भर करता है बच्चों, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर पूछ दिया जाए ओम का नियम किसके लिए लागू होता है, तो याद रखेंगे ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही लागू होता है। किसके लिए, ये ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है बच्चों, धात्विक चालकों के लिए। जैसे हो गया तुम्हारा चांदी, अच्छा चालक माना जाता है, चांदी हो गया, तांबा हो गया, बात समझ में आ रहा है। और क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो गया, टंगस्टन तो फिलामेंट बनाया जाता है उसका। निक्रोम हो गया या नाइक्रोम जिसको बोलते हैं हम लोग, कंस्टेंटेंट हो गया, ये सारे क्या है, धात्विक चालक हैं। कंस्टेंटेंट हो गया तुम्हारा, वो मिश्र धातु है लेकिन है तो धातु ही, तो याद रखेंगे उसको। निक्रोम भी मिश्र धातु है, बात समझ में आ रहा है ना, धात्विक चालकों के लिए माना जाता है। और ये जो चांदी है इसको अच्छा चालक माना जाता है, याद रखेंगे। तो धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम लागू होता है, याद रखना, किसके लिए, धात्विक चालकों के लिए ही ओम का नियम लागू होता है। अब यहाँ पे एक चीज और कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, तो आपको पता है कि ओम ने बताया था कि भौतिक अवस्था ना बदली जाए, यहीं से आप लोग समझ जाइए और यहीं से आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। क्या बोला था इन्होंने, भौतिक अवस्था न बदली जाए, भौतिक अवस्था मतलब ताप या उसकी क्षेत्रफल न बदली जाए। तो यहीं से आप पता कर सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो ताप पर भी निर्भर करेगा और उसकी विकृति यानी कि क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि बोला था इन्होंने कि ये परिवर्तित न की जाए। अगर ये परिवर्तित कर देंगे तो इसका मान भी बदल जाएगा। ताप अगर हम परिवर्तित करेंगे तब भी प्रतिरोध का मान परिवर्तित होगा, और अगर हम लोग क्षेत्रफल बदल देंगे तभी प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो जाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ये दो चीज़ें इसके लिए जरूरी है, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। और क्या चीज़ इसमें बच गया देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए शर्तें क्या हैं, शर्तें तो इन ओम के नियम के लिए शर्तें क्या है, ताप नियत हो और उसकी आंतरिक विकृति न हो, ये हो गया उसकी शर्तें, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए बच्चों, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे, प्रतिरोध की निर्भरता और प्रतिरोध लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैसे मान में उसके परिवर्तन होगा, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।